प्रोग्राम आज के मेहमान में हमारी आज मुलाकात है आर.के. भट्ट, जो कि यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रधान हैं, और इनसे हम बात करेंगे वितस्ता की पीड़ा, पलायन की वो पीड़ा जो सन 90 में एक्सोडस कहें, सामूहिक पलायन करें, आतंकवाद के चलते जिन्हें दर बदर अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़ा, और उस ज़मीन से जहाँ उनके पुरखों सदियों से रहते आ रहे थे, इस पीड़ा का एहसास ये सहज कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, वितस्ता की पीड़ा। और मेहमान का आपका स्वागत है इस कार्यक्रम पर साहब। आगे भट्ट साहब ये बताएं, क्योंकि हमने जिस तरह शुरुआत की सन 90 की बात है, जिस प्रकार आप लोगों के बड़ों को अब तो एक लंबा कालखंड गुजर गया, उन पीड़ाओं को मद्देनजर रखते हुए कश्मीरी समाज के अंदर जिस प्रकार बहुत संगठन है, आप बरसों से संगठन को चला रहे हैं कश्मीरी समाज के हित में, थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि आपने अब तक किस प्रकार की कोशिशें की जो कि सरकार की जानकारी में आई और साकार हो सकी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद आभार करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं वितस्ता की पीड़ा आपके सामने प्रकट कर पाऊं। हकीकत यह है कि कश्मीर के रिश्वर, कश्मीर में जो रहने वाले खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय हैं, इनको सन्स ऑफ वितस्ता एंड डॉटर्स ऑफ वितस्ता के नाम से ही जाना जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब जवाहिर टनल क्रॉस होती है, कश्मीर शुरू होता है, तो वहां से ही वितस्ता बहती है, और वितस्ता को अल्टरनेटिवली हम झेलम के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग को ये बात पता है या इस बात को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वितस्ता जो है ये झेलम है, और झेलम का जो मेन सोर्स है, जो उसका ओरिजिन है, वो वहीं से शुरू होता है। और खुशकिस्मती से मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ, वेरीनाग के नाम से। तो वेरीनाग का जो जिसको फिर बाद में मुगल गार्डन के नाम से लोग अब जानते हैं, तो सच्चाई ये है कि उसको हम नीलनाग के नाम से जानते थे। तो नीलनाग और जो वहाँ वेरीनाग का जो सतीसर है, वो जो है वो वेरीनाग से बहता है, और खुशकिस्मती से मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। और आपने मुझे इस पीड़ा के लिए कहा, मैं भी काफी छोटा था जब रात के अंधेरे में हमें वहां से खदेड़ा गया, वहां से निकाला गया, और निकलते निकलते देखते देखते हमारा जो चाइल्डहुड था, बचपन था, वो भी सब उसी में चला गया। और 32 साल से हम यही आश लगाए बैठे हैं कि एक दिन शायद तुरंत आएगा, जल्दी आएगा, कि हम दोबारा अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि जहां हमने जन्म लिया, हम वहां वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ खास अभी तक उसकी ओर देखने को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने झेलम का जिक्र किया, उसका उद्गम वेरीनाग से होता हुआ जगह भी मैंने देखी है। ये इत्तेफाक है कि झेलम ने दो बड़ी तराशियों को देखा है। एक तरफ जब विभाजन हुआ, 47 में जो इन्वेडर आए, तभी झेलम दरिया के अंदर बहुत से लोगों ने छलांग लगा के कुर्बानी दी उन इन्वेडर्स के हाथ आने से। दूसरा, आप लोगों का पलायन जो बड़ा दुखद, और कहा जाए कि अपने मुल्क के अंदर ही पलायन होकर आदमी रह जाए, और ये काला अध्याय हम समझते जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जिस पर आप लोगों को पलायन करना पड़ा। हम ये जानना चाहते हैं कि 90 के बाद जितनी हुकूमतें अब तक आई, मनमोहन सिंह की हुकूमत रही, उससे पहले रही या बाद में रही, जो जो हुकूमतें आई, आप क्या समझते हैं कि जिस प्रकार की पीड़ा आपने झेली, जो आपको तकलीफें हुई, उन तकलीफों का किस हद तक और किस हुकूमत ने निवारण किया अभी तक? देखिए, हकीकत ये है, जो इतिहास हम डिस्कस पहले आपने वितस्ता के नाम से किया, जिसका राजतरंगी में पूरा जिक्र है, जो कलहन जी ने लिखी है। जबकि हम सरकार से बार बार ये भी अपील करते आ रहे हैं कि ये राजतरंगी जो है, ये लोगों तक इतने हाई लेवल देके पहुंचानी चाहिए ताकि कश्मीर के इतिहास के बारे में सबको पता लग जाए। एनीवे, एक सबसे बड़ी पीड़ा थी कि हमें वहां से खदेड़ा गया, निकाला गया, और सब लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का एक स्पॉन्सर टेररिज्म जो था, जिसने कश्मीर में कुछ गिने चुने लोगों को अपने लपेटे में लिया, और उस वजह से हम मजबूर हो गए, क्योंकि ये केवल पंडित के लिए ही नहीं था, वो सब उन नेशनलिस्ट फोर्सेस के लिए एक चेतावनी थी कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा था, इसके बगैर कि हमें ये अपनी धरती छोड़नी पड़ी। तो एक जो सबसे ज्यादा सदमा हमारे को मिला, तो वो तो तब मिला
कि टेररिस्ट्स की वजह से वो कश्मीर में जो वो प्रोग्राम बनते गए, बहुत सारी चीजों को अब अच्छा भी नहीं लगता, बार बार हम जिक्र करते आए, लेकिन हकीकत है एक डर, एक खौफ, एक जो फियर साइकोसिस हमारे पेरेंट्स या बच्चों के बीच में हुआ, उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा था कि हम वहां से भागे और देखेंगे देश में कहां पे नेशनलिस्ट फोर्सेस को रेस्पेक्ट मिलती है, जो बाद में हमें जम्मू में देखने को मिली। और जम्मू के लोगों ने जब हमें उस भेदभाव को छोड़ने के बावजूद हमें एक्सेप्ट क्या किया, बल्कि अपने घरों में रहने की जगह दी, अपने साथ हमें उठाया बिठाया, और वही एक त्रासदी जो थी तो उसको हम तब तक फेस करते आए। दूसरा जो आपने प्रश्न अभी मेरे सामने रखा कि उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने क्या किया, मैं तो पर्सनल आपको एक्सपीरियंस कहता हूं कि एक जो हमें भगाया गया पाकिस्तान के नियमों के अनुसार, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के अंदर, तो उनका तो वो मिशन था जिसमें वो कामयाब हो गए हमें निकालने में। उसके बाद जो हम देश के जम्मू या देश के अलग अलग कोने में रहे, यह आशा लेके कि शायद हमारी त्रासदी पे विराम लगने वाला है और तुरंत हमें वापस लिया जाएगा। मुझे भी छोटा होके मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा कुछ टाइम के लिए हमें जम्मू जाना है, हालात यहाँ 2-3-4 महीने में ठीक हो जाएंगे और 4 महीने के बाद आपको वापस आना, हम फिर इसी घर में रहेंगे। अब यकीन मानिए मैं छोटा था, मैंने बैट उठा के अपने बैग में डाला, मैंने कहा नहीं मैं अपना बैट नहीं छोड़ूंगा, मैं जो खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, मैं अच्छा भी खेलता था। और वो 3 महीने 4 महीने साल देखते देखते अब 32 साल हो गए और 32 साल में सरकारें आई, सरकारें गई, कांग्रेस ने बहुत बड़ा राज किया, स्टेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, पीडीपी भी देखी, कोalition भी देखा और देश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रभाव भी देखा। लेकिन सच्चाई ये है, पार्लियामेंट में भी अभी रिपोर्ट आए, एलजी साहब भी रिपोर्ट देते आए, कभी इनका रिपोर्ट ये आए कि एक भी परिवार 32 साल के बाद अपने घर को वापस जा पाया? बिल्कुल नहीं जा पाया, कतई नहीं जा पाया। हकीकत यह है कि हम नहीं ले पा रहे वापस, या तो ये पॉलिटिकल विल पावर अपना शो नहीं कर पा रहे, या इनकी मंशा नहीं है, या एक हमारी कौम बहुत पीस लविंग छोटी सी कौम है जहां पॉलिटिकली सियासतदानों को ज्यादा बड़ा फायदा नहीं मिल रहा। हो सकता है एक बड़ा रीजन वो है वोट बैंक ना होने की वजह से हमारी कोई बात नहीं करता। लेकिन सच्चाई है कि 32 साल से भी हम बेघर हैं, पहले से आज तक, और कोई ठोस प्रक्रिया इसके ऊपर नहीं चली। हाँ, एक छोटा सा 2010 में एक मनमोहन सिंह के टाइम पे एक इनिशिएटिव कोशिश हुई बनने के लिए, जब हम बार बार धरना करते गए, प्रोटेस्ट किए, मैंने पदयात्राएं बहुत सारी की, हमने धरना पे बैठे, हंगर स्ट्राइक कितने किए, अनलिमिटेड प्रोटेस्ट हमने ही नहीं किए बल्कि कश्मीरी पंडित के सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एफर्ट लगा के, और मनमोहन सिंह जी ने वो एक जो पैकेज की घोषणा की थी कि हम आपको कश्मीर वापस लेंगे, आपकी रिहेबिलिटेशन वहां करनी है, तो उन्होंने 9 कंपोनेंट्स का एक प्रोग्राम बनाया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको वेलकम किया, क्योंकि जब कश्मीर की बात आती है, जो भी कोई पार्टी उसकी बात करे कि हमें आपकी वापसी करनी है, हमारी संस्था पहली होती है जो उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि जब तक हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे तब तक हम अधूरे हैं। लेकिन जमीनी सतह पे उस पैकेज के अंडर, उस पैकेज जो प्रीवियस गवर्नमेंट की थी और नई गवर्नमेंट भी आप पिछले 7-8 साल से देख रही है, हकीकत यह है कि उसमें 6000 जॉब्स थे। एक कंपोनेंट में अभी तक आपने 4500 के आसपास लोगों को कश्मीर वापस भेजा, उसमें भी 1400-1500 पोस्ट्स अभी पेंडिंग है, और उसके बाद जो बाकी कंपोनेंट्स है, घर नहीं है, बच्चों को पढ़ने की स्कूलिंग नहीं है, और अपनी जमीन हमें वापस नहीं मिल रही है, और जो हमारा इतिहास है हमारे मंदिरों के साथ जुड़ा, आज भी डेट में हम अपने मंदिर फ्रीली नहीं जा पा रहे, उनको भी काफी उनके साथ अपमान हुआ, वहां कंस्ट्रक्शन हमारी जलाई गई, एनक्रोचमेंट हुआ, तो सब चीजें हुई जिसकी वजह से आज भी हम अपने घरों को वापस नहीं जा रहे। और अभी भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, चाहते हैं कि शायद मोदी जी की सरकार, जो देश दुनिया में काफी विल पावर के नेता माने जा रहे हैं, हमारी उम्मीद है शायद वो विल पावर इस कम्युनिटी के लिए भी प्रूव करे, ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल अपने घर, अपने वतन आपने अच्छा कहा, ऑप्टिमिस्टिक का अभी भी उम्मीद ज्यादा है, इतना लंबा कालखंड बीत जाने के बावजूद। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने 2 बातें कही, एक तो कहा कि एक भी आदमी वहां जाके दोबारा से नहीं बस पाया, दूसरा आपने कहा करीब 4500 लोगों को जॉब मिली,
इसका मायने ये है कि वो सिर्फ जॉब के बूते पे वहां गए हैं, रहने के लिए, ठहरने के लिए नहीं गए। ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये बार बार ऐसे प्रश्न आते हुए कि आप केवल जॉब के लिए जा रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का भाव यह है कि उसमें स्थायी रूप से रहना और जॉब के लिए जाना दोनों बातें अलग है। देखिए, जब हम गए वो एक रिहेबिलिटेशन कॉम्प्रहेंसिव पैकेज पे मानी जाएगी, जब तक आप हमें ये वाज़ेह नहीं करेंगे कि ये बिंदुओं पे आपको वापस जाना है। आपको जाने के लिए तो घर चाहिए, क्योंकि घर हमारे जलाए गए, आपकी प्रॉपर्टी लूटी गई, एनक्रोचमेंट हुआ। तो कुछ बिंदुओं पे जो कॉम्प्रहेंसिव एक डायलॉग और पैकेज बननी चाहिए कश्मीरी पंडित समुदाय के नेताओं से बात करके कि भाई ये चीजें हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाइए। और दूसरा होता है सर्वाइवल। अगर आप कहीं भी बसने जाएंगे, आप देखिए जम्मू में भी लोग बाहर गए हैं, वो बाहर बसते हैं, बाहर रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां उनका सर्वाइवल होता है। अब आप हमारी कम्युनिटी को तो जानते हैं, हम बिजनेस तबके के लोग ज्यादा नहीं हैं। हम यही बिलीव करते थे, हम छोटे बड़े पोस्ट पर रख के किसी भी गवर्नमेंट की संस्था में काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और वहीं से हमारा सर्वाइवल शुरू होता है। अब जब हमें यह पता लगा कि देखिए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जब कश्मीर से खदेड़ी गई, सब कुछ हमसे छीना गया, लेकिन हमारे पास दो चीजें थी, एक देश की भक्ति थी और दूसरा हमारे पास, हम सरकार में एक परिवार में एक एम्प्लॉय होता था, वो अपने परिवार को सर्वाइव करवाता था। और सर्वाइवल को जब हमने दोबारा 2010 में देखने को मिला, हमने पहले उसको पकड़ा कि हम एम्प्लॉयमेंट को ले लेंगे। लेकिन उस टाइम जो वायदे हमारे से कहे गए थे तब की सरकारों ने भी कि आप जाइए, आपको हर कोई फैसिलिटी वहां पे दे देंगे। आप देखिए वहां पे कश्मीरी के स्कूलों में पढ़ने का एक अलग ढंग और तरीका होता है। हम जब पढ़ते हैं तो पहले हमारे बच्चे जो वहां पे न्यूली बॉर्न अप हो गए, जो कपल वहां पे एम्प्लॉयमेंट पैकेज के लिए गए, ना कि रिटर्न के लिए गया, क्योंकि रिटर्न के मॉड्यूल आपने क्लियर अब क्लैरिटी किया, क्योंकि पहले थोड़ा लग रहा था कि दोनों बातें कहीं मिक्स हो। जी, मिक्स, ये बिल्कुल हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, न सरकार के अंदर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। कश्मीरी पंडित अगर आज की डेट में कश्मीर में है, वो एक रोजगार सर्वाइवल के लिए है, वो रिटर्न के लिए नहीं है, क्योंकि रिटर्न से अभी आप बहुत दूर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बेशक वो रिटर्न नहीं है, लेकिन वो रिटर्न के एक कदम जरूर है। उसको हम रिटर्न के लिए एक कदम जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कश्मीर में जितने भी लोग गए, उनकी भावना और उनका विश्वास बढ़ता गया। शायद पहले तो डर था कि हम यहां पे रह पाए, किस माहौल में रहे। काफी हद तक हमें लोगों की कॉपरेशन वहां मिल रही, मैं इस बात से नहीं नकारूंगा। लेकिन जहां पे सरकारों को अपने फर्ज निभाने वो नहीं निभा पा रहे, इसलिए हम उसको रिटर्न का नाम नहीं दे सकते, केवल अभी सर्वाइवल का नाम दे सकते। ये बताएं कि आपके कम्युनिटी के अलग अलग संगठनों से कोई सेपरेट होमलैंड की मांग करता है, कोई कहता है कि हम अगर कम्युनिटी बेस पर हम वहां जाके हमें सरकार इंश्योर करे, हमको एक सिस्टम के तहत वहां जाके जगह दे, बसाए, तो हम जाने को तैयार है। ये दो तरह की विरोधाभासी बातें क्यों होती हैं? देखिए, हर एक कम्युनिटी में बहुत सारी पार्टीज होती है, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे नैरेटिव किए जाते हैं। जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है, होंगे हमारे में कुछ ग्रुप जो अपनी भावना और अपना नैरेटिव क्रिएट कर चुके, हमें कोई इतराज नहीं है। जहां तक मेरी अपनी संस्था का सवाल है, मैं आपसे गिनवाऊं, क्या कुछ चीजें हम सब पार्टीज में कॉमन नहीं है? सरकार इस बात को क्यों पहचान नहीं पा रही है? हर कोई कश्मीरी पंडित किसी भी संस्था से जुड़ा हो, उसका एक ही एम है, मैं कब अपनी मातृभूमि वापस जाऊं। यहां हमारा कोई डिफरेंस, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, हर कोई कश्मीरी पंडित अगर अमेरिका में भी आज बस रहा है, उसकी भी यही आशा है कि किस दिन मुझे मौका मिले तो मैं कश्मीर वापस जाऊंगा। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। कश्मीर के अंदर हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो हमारी यादें जुड़ी है, वो हमारे टेम्पल्स एंड श्राइन्स है। बार बार हर कोई संस्था चलाती है, टेम्पल्स और श्राइन्स को एक बोर्ड बना दीजिए। अगर आपने कश्मीर में मुस्लिम औकाफ बोर्ड बनाया, अगर आपने सरदारों का एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, कश्मीरी पंडितों का बोर्ड क्यों नहीं है? ये हर कोई डिमांड करता है। यहां पे हमारी पार्टीबाजी कहीं नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हम कहते हैं हमारी जो यादें हैं उनको आप रेस्टोर करिए। उनको रेस्टोर करने के लिए इसको एक
आप बोर्ड बना दीजिए, जैसा प्रबंधक कमेटी का है या औकाफ बोर्ड का है। अगर वो बनता है तो हमारी यादें उसमें सेव हो जाती है, तो एक कदम हम मानते हैं। उसके बाद हमारे कश्मीरी पंडितों के अंदर 32,000 कश्मीरी पंडित सरकार में रोजगार जॉब कर रहा था, अच्छा काम करता था। कोई नहीं कह सकता किसी भी पद पे आप रह के आपने कहीं पे डिलीवर नहीं किया, जो हम आपसे इंटेलेक्चुअल कौम से अपील करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर 35,000 लोगों की तब रोजगार कश्मीर में सरकारी नौकरी में था, आज की डेट में यही 4,500 जो स्पेशल पेज, हर कोई कहता है यार कश्मीरी पंडितों को सब कुछ मिलता है, स्पेशल पैकेज आपको दी गई है। कोई ये नहीं कहता कि आप 35,000 लोग सरकार के अंदर पेरोल पे थे और आज आप ना के बराबर हो। और मैं आपको कहूं इस 4,500 के अलावा जो 4-5 अभी भी है, आने वाले 2 साल में वो सब रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती कोई नहीं हुई। तो यहां हमारी संस्थाओं के बीच में कोई मतभेद नहीं है। सब कहते हैं कि 35,000 आप वापस दे दीजिए, कश्मीर में दे दीजिए। मैं तो हर जगह इस बात के खिलाफ हूं कि कहीं और दे दीजिए, क्योंकि जब हम वहां रोजगार के लिए जाएंगे तो धीरे धीरे वहां दो बड़े संक्षिप्त सवाल हैं। एक तो बिल्कुल कहते हैं कि वो जो कौमें होती है वो जिंदा रहते हैं जिनका इतिहास और भाषा, जुबान यानी अगर वो जिंदा रहे। जो लोग 90 के दशक में पलायन कर गए और आज वो उनकी उम्र आप जैसे 5-7 साल कम मान लीजिए, उनकी जुबान अभी भी अपनी जो माँ बोली, जो मातृभाषा है कश्मीरी, अभी उनके है जहन में, या उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है दिल्ली के, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, कर्नाटका? क्या लगता है आपको इस चीज़ को लेकर चिंता होती है कि पलायन भी हुआ, हमारा सिस्टम भी खराब हुआ, कैसे तैसे हम लोग अपने जीवन को बचा पाए, और जब संस्कृति और जुबान की बात आती है उसको आप कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि यहां मैं अपनी कम्युनिटी के संस्थाओं को क्रेडिट देना चाहता हूं। आज भी आप हमारे घरों में आए, आपको कल्चर जिंदा मिलेगा, सभ्यता मिलेगी। हमारे संस्कार आज भी हमारी कम्युनिटी के हर छोटे बड़े को लेके मिलेंगे आपको। इसमें कोई, क्योंकि हमारे संस्थाओं ने बहुत काम किया कल्चर के ऊपर और उन्होंने वो चीज जिंदा रखी भाषा के रूप में। हमारे बच्चे भी आजकल कश्मीरी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन बहुत सारा एक बड़ा सेक्शन है जो नहीं कर पा रहा बेचारा, अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता। रीजन है कि वो ऐसी कंट्रीज में, ऐसी जगहों पे चला गया जहां उसको अपने कल्चर को मेंटेन करने का कोई जरिया और मौका नहीं मिलता। मैं हर बार पर्सनली इस बात को मानता हूं, जो ये संस्कार होते हैं जो आपके कल्चर को जिंदा रखते हैं, ये पेड़ पौधा की तरह जमीन से उगता है, और ये जमीन हमारी जो है वो वही कश्मीर की है। और मुझे पूरा विश्वास है जब दोबारा ये पंडित अपनी उस जमीन पे वापस चला जाएगा, ये पौधा दोबारा वहां फलेगा, फूलेगा। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि देश में कहीं भी आप रहे और अपने कौम को जिंदा रखे। अगर हमारे डोगरे भाई जम्मू में नहीं रहेंगे, इतिहास खत्म हो जाएगा, जो करने की कोशिश भी की गई पिछले सरकारों के द्वारा। लेकिन जम्मू में जब आप रहते हैं, आपको एक अपना कल्चर मिलता है, अपना एक मौका मिलता है, अपने लोग मिलते हैं, तो आप बार बार अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही बात जब आप किसी भी देश के कोने में जाएंगे या देश से बाहर जाएंगे, आपको वहां का व्यवहार, आपको वहां की सभ्यता को अपनाना पड़ता है, वो आपकी मजबूरी बनती है, और धीरे धीरे आप अपने रूट से डिस्कनेक्ट होते आ रहे हैं। मैं आपको अपनी संस्था की तरफ से आज भी इनवाइट करता हूं। अभी संडे आने वाली 20 तारीख को हमारा एक शिवरात्रि मिलन होता है। शिवरात्रि आने वाली है, उसके लिए तो पहले मैं सब अपने पीपी न्यूज लाइन के दर्शकों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इसके लिए ये बहुत बड़ा एक त्योहार कश्मीरी पंडितों की जिंदगी में होता था, जिसमें हम केवल अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं बल्कि किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटियों के साथ मिलजुल के सेलिब्रेट करते थे। ये हमारी सभ्यता थी। लेकिन जब हम वहां से निकले, ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ये हमारे अंदर कम से कम कुछ नहीं 1.5 महीने का प्रोग्राम होता था। आज इसका ये है, कल ये है, परसों ये है, फिर इसके बाद ये है। लेकिन यहां ये कुछ दिनों पर सीमित चला गया। तो कश्मीर में जब हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो अभी हम यहाँ जम्मू में भी पिछले 8-10 साल से हमारी यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम कश्मीर के मेजॉरिटी लोगों को इनवाइट करते हैं। वहां के बड़े बड़े सिंगर आते हैं
जम्मू के लोगों को हम इनवाइट करते हैं, पंडित तो है ही, हम मिलजुल के वो त्योहार आज भी मनाते हैं। लेकिन इसका जो आनंद कश्मीर की धरती पे होता है वो हमें वो फीलिंग कहीं नहीं दे सके, सब हमें आर्टिफिशियल लगता है। और सबसे बड़ी एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा इस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि बीच में फेस्टिवल की बात भी आ गई, हमारे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले बहता हुआ पानी होना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं, जो अपने वितस्ता का जिक्र किया, बिल्कुल मैं आपके इस कार्यक्रम को इस वितस्ता के दरिया के साथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये दरिया जब बहता था तो हमारा इस त्योहार को सेलिब्रेट करने में दिन में हमें 4 बार उसी दरिया के किनारे पे जाना पड़ता था। फूल का प्रयोग करना है, बर्तन का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन हमारे बनते हैं जो हम पूरा वो अपना वो बनाते हैं। तो ये फीलिंग दोबारा जिंदा होगी, उसी शिद्दत से होगी, ये हम प्रार्थना करते हैं, उपेक्षा करते हैं। और आप जैसे भाई, आप जैसे मीडिया के लोग जब इस कौम के साथ हैं तो मुझे नहीं लगता अब वो दिन दूर होगा जब तक हम अपने कश्मीर, अपनी मातृभूमि वापस नहीं जा पाए। चलिए अब एक अंतिम सवाल वितस्ता की पीड़ा में राजनीति पे आते हैं। आपको लगता है नहीं कि कौम को अधिकृत तौर पर जो पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए था, परिसीमा आयोग पीछे आया, इस तरह की तमाम अलग अलग कोनों से आवाज भी उठी कि कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक आध सीट आरक्षित की जाए ताकि वहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय का ही आदमी वहाँ चुनाव लड़े। लेकिन जो इंटरिम रिपोर्ट जो आई है, ड्राफ्ट आया, उसमें उसका जिक्र नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी कम्युनिटी हो देश में, जब तक ये पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होगी इसका फ्यूचर सेफ नहीं रहता है, क्योंकि वैसे भी हमारे देश का पॉलिटिक्स ऐसा हो गया, अब ये सेक्शंस में बट रहा है। आने वाले समय में भी ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारा कौम है, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में पहले एक प्रक्रिया होती थी कश्मीर में कि एक कश्मीरी पंडित को जरूर किसी, खासकर हमारी जैसे हबकदली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो से होते थे, मिनिस्टर भी होते थे। आप मुझे बताइए 32 साल में आप एक को मंत्री नहीं बना पाए। अब किसी लोगों को आपने एमएलसी तो बनाया, वो भी आप गिने चुने अपने विश पे लेते हैं। हालांकि दे आर नॉट अवर रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इलेक्टेड होता है। 2 थे इस बार भी थे, उससे पहले भी बने रहे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो भी हमारी समाज का एक हिस्सा है। लेकिन रिप्रेजेंट करने वाला एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड होना चाहिए। अभी तक जितने वो नॉमिनेट हुए, इलेक्टेड कोई नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना हर एक कौम के लिए बहुत जरूरी हो गया। मैं कहता हूं कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए अगर पहला कोई सीबीएम होगा, वो कम से कम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और श्राइन बिल का जरूर होना चाहिए। तब तक तो ये बातें करना ही फजूल है। और डिलिमिटेशन कमीशन जब बना, जम्मू में भी आया, तो हमें भी मौका मिला, हमें भी इनवाइट किया गया था कि हम भी अपनी बात रखें। हमारी पूरी उम्मीद थी उस डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट से, जो हमें वहां पे आश्वासन भी दिया गया था कि जरूर आपके इस दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि हमारी डिमांड पहले से रही है कि असेंबली में कम से कम हमारी 4 सीटें रिजर्व होनी चाहिए और पार्लियामेंट हाउस में एक रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का अपना होना चाहिए। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जब हम पलायन कर गए, निकलना पड़ा, उस टाइम जो 3 पहले और उसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसको हम श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग या कुपवाड़ा के लिहाज से जानते, फिर आपने अनंतनाग को 4 बनाए, श्रीनगर को बढ़ाया, बाकी चीजें बनी। तो हम ये मानते हैं कि वहां पे कम से कम 4-5 जगहों पे कश्मीरी पंडितों की डोमिनेशन थी। साउथ कश्मीर, अनंतनाग में तो थी ही थी, इसके अलावा श्रीनगर में भी थी, बारामूला में भी। तो अगर हम पिछले डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे तब तो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, कम से कम ये 3-4 सीटें हमें मिलनी चाहिए थी। और वो जब रिपोर्ट आया जो आपने भारत सरकार को सौंपा, उसमें काफी निराशाजनक पैदा हो गई कश्मीरी पंडितों के अंदर। हमारा ये विश्वास था, क्योंकि ये मोदी जी ने भी कई रैलीज में जम्मू में आके कहा कि कश्मीरी पंडित को हम एम्पावर करेंगे, चाहे पॉलिटिकली करें, बाकी चीजों से करें, ताकि इसकी वापसी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट ने काफी निराशा कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर पैदा की, और वो रिपोर्ट जो चला गया भारत सरकार को, अभी भी कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार के पास कई सारे ऐसे तरीके हैं जो देश में हो चुका है इन पास्ट आल्सो, वो अपने पावर से
कुछ अभी भी कर सकते हो और कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ सीटें असेंबली में और पार्लियामेंट में रिजर्व कर सकते हैं। ये उपेक्षा आज भी हम बनाए रखे हैं, ये नजरें आज भी हम बनाए रखे हैं। अच्छा, एक सेक्शन पॉलिटिकल ये भी कहता है कि जब चुनाव होते हैं तो अगर कश्मीर की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए तो कश्मीरी पंडित का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़ा लो होता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मैं पहले आपको यही कहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप इन चीजों को भी छेड़ना चाहते हैं, हम तो चाहते ये बातें छेड़े, क्योंकि कई जगह प्रेजेंट सिस्टम में भी हमें सुनना पड़ा कि आपका वोट बैंक की आप वोट ही नहीं डालते हो, पंडित बाहर ही नहीं निकलता, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि आपने प्रक्रियाओं को इतना कॉम्प्लिकेट किया है, बना दिया है, इतना हेक्टिक बनाया। हर एक समुदाय के लिए एजेड पेरेंट है, वो बार बार कहाँ जाएगा अपना वोट को जिंदा करने के लिए? आपको तो पिछले 32 साल में अभी तक ये तय नहीं हुआ कि माइग्रेंट कितने हैं, डिस्प्लेसमेंट कितने हैं। आप हर साल हमें कहते हैं आपकी वेरिफिकेशन होगी, आज तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया मैं डिस्प्लेस्ड हूं, ना मेरा फादर कर पाया, ना मेरा ग्रैंडफादर कर पाया, और मेरे बच्चे को तो आप डिस्प्लेस्ड लिस्ट में एडमिशन देने से मना कर रहे थे। तो सवाल यहां पैदा होता है, आपने प्रक्रिया जो बढ़ाई, हर बार वो एम फॉर्म एक बनाते हैं हमारे उनके लिए, वो पॉसिबल नहीं होता किसी कम्युनिटी को कि वो फुलफिल करे, कॉम्प्लिकेटेड है वो, इतना कॉम्प्लिकेटेड। आप इजी बनाइए ना। मैंने कई बार ये सुझाव दिया, डिलिमिटेशन कमीशन को कहा, मैंने कहा पहला एक लॉट है सबसे बड़ा जिनकी रजिस्ट्रेशन माइग्रेंट ऑफिस में है, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर पे है, कई बार उसको स्क्रूटनी किया गया, ये निश्चय किया गया जो कि खाली कश्मीरी पंडित वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे कश्मीरी मुस्लिम की फैमिलीज रजिस्टर्ड है, सरदार कम्युनिटी के लोग हैं, और भी कई सारे SC ST लोग भी रजिस्टर्ड है। तो हमने हर बार ये सुझाव दिया कि जो वो लिस्ट है 75% काम आपका वही होता है, आप वो लिस्ट उठाइए और उनको वोटर अपना राइट दे दीजिए, वो वोट को पोल करे। उसके बाद कुछ लोग हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, बाहर चले गए, जल्दी में चले गए, नहीं बना पाए, उसके बाद चांस नहीं मिला। उसका एक तरीका और इलेक्शन कमीशन एक ही बार वन टाइम निकाले कि भाई आपको ये वोटिंग राइट मिलेगा, आपको समय पे आना, अपना वोट पोल करना है। आपको मैं लिख के देता हूं, जिस दिन आप ये करेंगे तब तक मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में हम 4 लाख कश्मीरी पंडित है या नहीं है। आपकी प्रक्रिया, आपका सिस्टम कमजोर होने की वजह से हमें वोटिंग राइट नहीं मिलता। और जिस देश में हम साहब रह रहे हैं, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, यूनियन टेरिटरी में, आप यकीन करिए ना हमारी स्टेट सब्जेक्ट या अब डोमिसाइल आ गई ना उसका कोई हमें हक मिलता है, ना हमारे वोटर का है, कुछ भी नहीं। तो क्या आप यहां सियासत में इन बातों का जवाब टाल मटोल करके देंगे? देते भी आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के दरबार में एक दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जिस कश्मीरी पंडित वितस्ता, सन्स ऑफ वितस्ता एंड डॉटर्स ऑफ वितस्ता ने इस देश के खातिर सब कुछ गवा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ना नेम भी, फेम भी, मनी भी, प्रॉपर्टी, इमूवेबल, सब कुछ, हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर वाले ने हमें आज तक नहीं छोड़ा। और जम्मू में जो हमारी डोगरा बरादरी का सपोर्ट बनता रहा, उससे हम खुश रहे और सर्वाइव करते पा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय आ गया। आप लिप सिंपैथी को आप स्टॉप करिए कि कश्मीर का बगीचा तब तक अधूरा है जब तक अलग अलग किस्म के रंग बिरंगी फूल नहीं खिलेंगे। अब समय आ गया एक्शन का। मोदी साहब कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये टाइम है हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, उनके लिए, कि आप अपने स्किल को प्रूव करिए और कश्मीरी पंडित को बाइज्जत वापसी तय कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ RK भट्ट साहब, जो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रधान हैं। और वितस्ता की पीड़ा यानी झेलम की बहुत कहानियां हैं। झेलम कई 83 का गवा रहा है, 47 की बात हो या 1990 की, तो उसमें हमने इनसे बड़ी विस्तृत बात करी कि विभिन्न मुद्दों को लेकर। और आज की ये हमारे खास मेहमान थे। फिर अगले खास मेहमान से मुलाकात होगी। नमस्कार।